प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। संविधान की क्लास चल रही है और संविधान के तहत हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, और अनुच्छेदों की बात कर ले तो अनुच्छेद 73 तक हम पढ़ चुके हैं। सोमवार को पढ़ेंगे अनुच्छेद 74 और 75। ठीक है, और सोमवार को आपको 2 वीडियो मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको अनुच्छेद 74 और 75 और एक मिलेगी करंट की वीडियो, और वो करंट संबंधित होंगे अक्टूबर माह से। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम पढ़ रहे थे। इससे संबंधित 3 वीडियो क्लास पीछे अपलोड की जा चुकी है। आज है चौथी क्लास की बारी और आखिरी क्लास की बारी। इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को और मिली हुई हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनको छोड़ करके। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का राज्यों से संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति को राज्यों से संबंधित कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं ये देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के अधीन राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति और राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 200 पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, पीछे की वीडियो क्लास में। यहाँ भी ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर राज्यपाल को कुछ ऐसा लगता है, कोई विधेयक विधानमंडल पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उस विधेयक में कुछ ऐसे तथ्य हैं कि वो राष्ट्रपति को भेजना चाहिए, तो वो विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं और राष्ट्रपति आगे चल के वो राष्ट्रपति को भेज देते हैं। राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाते हैं और देखते हैं कि जो विधेयक है कहीं ऐसा तो नहीं केंद्र सूची के किसी विषय का अतिक्रमण कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति को वापस किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी टिप्पणियों के साथ या बिना टिप्पणियों के साथ उसको फिर वापस कर देते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल फिर उसको रखवाते हैं विधानसभा में, और विधानसभा से पारित होने के बाद दोबारा ये ध्यान रखिएगा कि वो अगर ऐसा विधेयक है, अगर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा गया और राष्ट्रपति को राज्यपाल ने भेजा है, तो वो विधेयक आखिरी हस्ताक्षर राष्ट्रपति के ही होंगे। ठीक है, फिर पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल भेजेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। समझ में आ गया। और यहाँ अनुच्छेद 200 के संदर्भ में 111 की शक्तियां लागू होंगी राष्ट्रपति की, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। यानी कि वो उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, वो उसको अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, राज्यों से संबंधित तीसरे पॉइंट में अगर देखिए, राष्ट्रपति किसी राज्य की कार्यपालिका को ऐसे विषय सौंप सकते हैं जो सामान्यतः संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता हो। ठीक, 3 सूचियां अपने पास, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और सब केंद्र सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक समवर्ती सूची के विषय पे केंद्र ने भी कानून बना रखा है, राज्य ने भी कानून बना रखा है, और अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यहाँ राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है राज्यों से संबंधित कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी कोई केंद्र का विषय है और किसी विशेष राज्य के लिए वो महत्व रखता है और उस राज्य को उससे संबंधित कानून बनाना चाहिए, तो राष्ट्रपति ये शक्ति राज्य को दे सकते हैं। ठीक है, यानी संघ सूची का विषय है और किसी राज्य में, सभी राज्यों में नहीं, सभी राज्यों में तो संसद बना लेगी, लेकिन किसी राज्य में अगर ऐसा लगता है कि उससे संबंधित कोई नियम बनाना हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं कि उस संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वाला जो विषय है वो किसी राज्य को सौंप सकते हैं। ठीक, आगे राष्ट्रपति की विवेक की शक्तियां। अब यहाँ ध्यान रखना है कि अभी तक जितने भी कार्य राष्ट्रपति करते हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही करेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग खाली एक बार हुआ संविधान में हुआ है और वो हुआ 352, और उसके अलावा हर जगह मंत्रिपरिषद शब्द ही रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या क्या करते हैं, तो यहाँ देख लीजिए कुछ। यदि लोकसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में अगर देखा जाए, ठीक है, तो जितनी सीटों पे चुनाव होते हैं वो हैं 543, और चाहिए कितना, 543/2 + 1। ठीक है, ये है बहुमत का आंकड़ा। अगर हम निकालें तो लगभग 272 सीटें एक व्यक्ति को चाहिए, या 272 सांसद अगर हमारे पास हैं, कहाँ के, लोकसभा के, तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, अपनी पार्टी की सरकार बना सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 में, लोकसभा के चुनाव हुआ,
न तो बीजेपी को 272 सीटें मिली, न कांग्रेस को 272 सीटें मिली, यानी किसी भी ऐसे प्रमुख दल को 272 सीटें नहीं मिली। तो तब क्या होगा? तो यहाँ ये ध्यान रखना है, तब राष्ट्रपति प्रयोग करेगा अपने विवेक का, यानी अपने दिमाग का, और वो जो लगेगा उसको कि ये दल सरकार बना सकता है, उस दल के प्रमुख को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि पहले खाली दल हुआ करते थे, अब कई दलों ने मिलकर के गठबंधन बना लिया है, जैसे राष्ट्रतांत्रिक गठबंधन, लोकतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, कांग्रेस का भी गठबंधन है, बीजेपी का भी गठबंधन है। तो अब उस गठबंधन को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, और जब ये करेंगे तो वहाँ वो मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेंगे और ये काम वो स्वविवेक पर करेंगे। ठीक है, अगला अगर देखिए, यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है, सरकार बन गई, ठीक है, सरकार बनने के बाद 272 का आंकड़ा हमको चाहिए, 272 सांसद अगर लोकसभा के हमारे पक्ष में हैं तो सरकार चलेगी, लेकिन 272 में से अगर कुछ कम हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि हमने अपना बहुमत लोकसभा में खो दिया, और इस कंडीशन में जो मंत्रिपरिषद है उसको देना पड़ता है त्यागपत्र, यानी प्रधानमंत्री त्यागपत्र देंगे, और प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देना ही मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाएगा। तो अथवा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लाएगा, कई प्रस्ताव होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अविश्वास प्रस्ताव की बात आ गई है तो हम बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा और ये बताएगा सदन में कि इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रहा। विश्वास नहीं रहा का मतलब यहाँ साफ बात है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, यानी 272 का जो आंकड़ा है सांसदों का वो उसके पास नहीं है। ठीक है, तो उस संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, हो जाता है, और मंत्रिपरिषद यदि लोकसभा के विघटन की सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या समझ में आया? मंत्रिपरिषद लोकसभा के विघटन की सिफारिश करेगी, कब करेगी? जब 5 साल लोकसभा के पूरे होने वाले होंगे तब। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कहीं बनती है, ठीक है, कि जो सरकार है वो लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, तो मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगा कि हाँ लोकसभा को भंग कर दिया जाए। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष? तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी दल के पास बहुमत नहीं, कोई दल अपना बहुमत खो देता है, तो राष्ट्रपति तुरंत लोकसभा को भंग नहीं करेंगे। पहले ये ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद चाहे कितनी भी सिफारिश करे, राष्ट्रपति क्या करेंगे? देखेंगे कि इस दल के अलावा कोई और दल सरकार बनाने के लिए सक्षम है कि नहीं। अगर कोई और दल सरकार बनाने के लिए सक्षम है तो राष्ट्रपति फिर उसको आमंत्रित करेंगे, और ये भी वो करेंगे अपने विवेक से। ठीक है, तीसरा देखिए, यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खोने के बाद त्यागपत्र देने को तैयार न हो तो राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुमत का मतलब अविश्वास प्रस्ताव, ठीक, अगर ऐसा पारित हो गया और मंत्रिपरिषद करे कि हम अपना त्यागपत्र नहीं देंगे, हम नहीं हटेंगे, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देंगे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए। ठीक, वहीं अनुच्छेद 111 पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ रिवाइज कर देते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्तियों सहित संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पॉकेट वीटो कर सकते हैं या हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो इन 3 काम को करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेंगे। साधारण विधेयक के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो धन विधेयक है उस पर तो बाध्यता है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, और ठीक वहीं पे एक और व्यवस्था है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरी व्यवस्था यह है कि संसद द्वारा पारित जो भी धन विधेयक है राष्ट्रपति के पास अगर गया तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही है। ठीक है, तो यहाँ 111 के संदर्भ में जो 3 शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, हस्ताक्षर करके उसको या तो अधिनियमित कर दें, कानून बना दें, या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दें, या अनिश्चित काल तक अपने पास रोक के रखें, यानी पॉकेट वीटो। ठीक है, अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत संसद को संदेश भेज सकते हैं। ठीक, तो अभी इतना जो आप लोगों ने देखा 5 पॉइंट, ठीक है, इन 5 पॉइंट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उसके लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेंगे। एक और मामला ऐसे आया था जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो एक और मामला इसमें है जहां राष्ट्रपति स्वविवेक से काम लेते हैं कि अगर किसी दल की सरकार है और प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस संदर्भ में जो बहुमत प्राप्त दल है अगर वो अपना कोई नेता नहीं चुन पा रहा है तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का या विवेकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुमत प्राप्त दल में से किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन कब? जब ऐसा हो कि बहुमत प्राप्त दल कोई नेता चुनने में असमर्थ हो या कोई अपना नेता वो चुन नहीं पाता हो। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने,
वो राष्ट्रपति की विवेक की शक्तियों के तहत ही। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन का मतलब कि देश की बात की जा रही है कि देश में अगर कोई आपात लगा तो राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी। यहाँ देख लीजिए, जब देश में असामान्य और असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हो तो राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संविधान में राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं और जब देश में ऐसा कुछ होगा कि असामान्य और असाधारण परिस्थितियां बन जाएं तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि आगे चल के संविधान का भाग 18 आपातकालीन शक्तियों के बारे में है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ खाली देख लेते हैं अनुच्छेद वाइज। ठीक, युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 352, इसको आम भाषा में कहते हैं राष्ट्रीय आपात। ठीक है, संवैधानिक भाषा में युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 352, आम भाषा में इसी को राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसका सिर्फ एक कारण है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। ठीक, विफल होने का मतलब कि विधानसभा में किसी भी दल का जिस दल को बहुमत मिला था अचानक से वो अपनी बहुमत खो देता है और कोई और दल सरकार बनाने के काबिल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो अगला चुनाव जो होना है विधानसभा का, अगला का मतलब जब कोई बनाने के लिए सहमत नहीं होगा तो कुछ समय बाद चुनाव कराया जाएगा, तुरंत तो कराया नहीं जा सकता। ठीक है, तो तब तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राज्य में। ठीक है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356, इसी को हम सामान्य भाषा में कहते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन। तीसरा वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, पहला देखिए, युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात 352। अब तक भारत में केवल 3 बार ये आपात लगा हुआ है। एक 62 में जब चीन से युद्ध हुआ था, 71 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 75 वाला आपात इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ एक शब्द है सशस्त्र विद्रोह। ठीक, 1978 से पहले इस जगह पर था आंतरिक अशांति। ठीक है, तो उसी का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी लगा दी थी। तो आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति की जगह जो शब्द प्रयोग किया गया वो था सशस्त्र विद्रोह। ठीक, वैसे ही किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात, तो कई राज्यों में कई बार आपात लगे हैं। जब हम भाग 18 पढ़ेंगे तो वहाँ इसको पूरा व्यापक तौर पर देखेंगे। ठीक है, वित्तीय आपात, यहाँ इसी ध्यान रखिएगा, अभी तक भारत में ये कितनी बार लगा है? 0 बार। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो इसलिए ध्यान बनाकर रखिएगा कि वित्तीय आपात भारत में कितनी बार, तो अभी तक वित्तीय आपात भारत में एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेदों पे ध्यान रखिएगा। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, 300 यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको थोड़ा सा सुधारेंगे। ठीक, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये 360। ठीक है, ओह ये सही है, मेरा ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार। ठीक, हाँ, तो एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 कितनी बार लगा है? अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कई राज्यों में कई बार लगा हुआ, उसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि पूरी एक लिस्ट हमको लेके रखनी होगी, पहले किस में लगा, किस में सबसे अधिक है। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे भाग 18 तब। ठीक, अगला पॉइंट इस पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विशेषाधिकार। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, याद करने का तरीका 52, 4, 56, 4, 60। ठीक है, पहले राष्ट्र आता है, फिर राज्य आता है, फिर वित्त। ठीक, तो एक ऐसे मोटा मोटा दिमाग में रखे रहेंगे ना, तो अगर एक भी याद आ गया तो काम बन जाएगा। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपात, ठीक, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात, 4 का अंतर है, ऐसे दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 361। ठीक, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं और वो विशेषाधिकार केवल इन्हीं लोगों को प्राप्त है और किसी को नहीं। पहला क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज प्रमुखों को अपने पद की शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, परंतु महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति के आचरण की जांच संसद द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा
कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, अपने पद पर रहते हुए जिन जिन शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया है उनको न्यायालय में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, या जो जो कार्य उन्होंने किया है उस संदर्भ में कोई भी चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती, कोई भी वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ ध्यान रखिएगा, महाभियोग यानी अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है, जब वो संविधान का अतिक्रमण करे तो अनुच्छेद 61 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। अगर महाभियोग चलाया जा रहा है तो वो 361 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल जब अपने पद पर हैं तो उस दौरान अगर उन्होंने पीछे कोई ऐसा काम किया है जो दंड की श्रेणी में आता है या अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन वो राज्यपाल या राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो उस संदर्भ में ध्यान रखना है कि उनके विरुद्ध कोई भी, जब तक वो अपने पद पर हैं, ठीक है, यानी पदावधि, यहाँ पदावधि का मतलब 5 वर्ष इनका होता है मुख्यतः कार्यकाल, लेकिन यह पदावधि का मतलब यहाँ से हम सीधा अंदाजा लगाएंगे कि जब तक वो अपने पद पर हैं। ठीक है, किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। अगला ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास का आदेश किसी न्यायालय द्वारा नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन है कि सुनवाई भी नहीं होगी, और कहीं अगर सुनवाई हुई है किसी न्यायालय में और तब तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर पहुंच चुके हैं, तो उस संदर्भ में वो न्यायालय जब तक वो अपने पद पर बने हुए हैं तब तक उनके विरुद्ध न तो गिरफ्तारी और न कारावास का आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। चौथे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई 2 माह की लिखित सूचना के पश्चात ही प्रारंभ की जाएगी। कोई ऐसा सिविल का मामला जैसे जमीन जायदाद का मामला है और जब वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बने थे, राज्यपाल नहीं बने थे, उस समय कोई ऐसा मामला लंबित था, ठीक है, अब उस पर कार्रवाई करनी है, तो अगर ऐसी कार्रवाई करना आवश्यक है तो 2 माह पहले उनको लिखित सूचना देनी होगी। ठीक, तो ये रहा अपना जो चैप्टर राष्ट्रपति की शक्तियाँ। 4 वीडियो में देने का उद्देश्य ये है कि 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो रहेंगे, आप पूरा उसको ध्यान से देख लीजिए और चारों वीडियो एक साथ देख लेंगे, पूरा मामला क्लियर, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिए, काम आएगी आगे चल के। ठीक, पहले एक विस्तृत नोट्स बनाई जाती है, फिर अपनी विस्तृत नोट्स पढ़ करके एक शार्ट नोट बनाई जाती है अपने ही। ठीक है, ये 2 प्रक्रियाओं का पालन अगर आपने कर लिया तो फिर वहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे जो अगली क्लास अपनी संविधान की होगी वहाँ हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 74 और 75। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उस बारे में जहाँ जहाँ आपको दिमाग लगाना होगा वो हर जगह मैं बताते चलूँगा, उस पर आप ध्यान बना करके रखिएगा। तो कल संडे है, कल आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 वीडियो जो आपके पास हैं राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित, जो आपने नहीं देखी, अभी तक नहीं देखी हैं या आधी अधूरी देखी हैं, तो संडे के दौरान ये चारों वीडियो देख करके अपनी नोट्स बना लें, और जो पहले हमसे पढ़ चुके हैं वो अपनी नोट्स को थोड़ा अपडेट कर लें, क्योंकि अब की बार जो है काफ़ी चीज़ें मैंने अपडेट कर दी हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते इतना बता दूं कि सोमवार को मैं आपको एक करंट की क्लास भी दूंगा।